स्वागत है आप सभी का अपना चैनल कॉमर्स क्लासेस में। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारों के पूंजी खाता। ठीक है, आज हम लोग कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जी? साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है, जो साझेदारी फर्म होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? साझेदारी फर्म बोलते हैं। तो साझेदारी फर्म के अंतर्गत साझेदारों के द्वारा जितने भी लेन देन किए जाते हैं उसका लेखा जिस खाते में किया जाता है उस खाते को क्या बोला जाता है? पूंजी खाता। ठीक है, तो आज हम लोग पूंजी खाता के एकदम डिटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम आज हम लोग जो पूंजी खाता बनाया जाता है उसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूंजी खाता के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको आज इस वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, उसमें बिना थ्योरी पढ़े हम लोग अकाउंट को बना ही नहीं सकते हैं ना। तो सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी होता है जी? अकाउंट का थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूंजी खाता के बारे में एकदम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप कहीं जाइएगा मत। ठीक है, धीरे धीरे करके देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है? फर्म में साझेदारों से संबंधित समस्त व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। देखो, फर्म में साझेदारों से संबंधित मतलब जो फर्म है, व्यवसाय है, उसमें जो भी साझेदार होते हैं उनसे संबंधित समस्त मीन्स क्या होते हैं? सभी प्रकार के व्यवहारों मतलब लेन देन। ठीक है, व्यवहारों का हिसाब किताब की पुस्तकों में लेखा उनके पूंजी खाता के माध्यम से किया जाता है। मतलब जितने भी साझेदार होते हैं ना, तो उनका जो भी लेखा है, उनके जो पुस्तकों में लेखा होता है, तो उस पुस्तक के अंतर्गत कौन सा खाता बनाया जाता है जी? साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। और साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत ही साझेदारों से संबंधित जितने प्रकार के भी हिसाब किताब है उसको किया जाता है। ठीक है, अब देखो अर्थात क्या बोल रहे हैं? अर्थात साझेदारों के पूंजी खाता में ही उनके द्वारा लाई गई नगद पूंजी, मतलब जो भी पूंजी खाता होता है उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? जो साझेदार होते हैं वो फर्म के लिए जितना पूंजी लेकर आए होते हैं उसका लेखा करते हैं। ठीक है, फिर माल, जब व्यवसाय प्रारंभ होता है तो जो साझेदार होते हैं वो केवल नगद ही नहीं माल भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त पूंजी। ठीक है, तो अतिरिक्त पूंजी क्या होता है? जैसे वर्ष के दौरान में व्यवसाय को अधिक माल या फिर रोकड़ की आवश्यकता होती है, तो जो साझेदार होता है वो और एक्स्ट्रा क्या लाता है? माल या नगद लाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अतिरिक्त पूंजी। तो अतिरिक्त पूंजी का भी लेखक किसके अंतर्गत होता है? साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत होता है। ठीक है, ऋण, जब जो साझेदार होता है व्यवसाय में क्या देता है? ऋण देता है, तब भी उसका लेखक क्या होगा? साझेदारों के पूंजी खाता में होगा। ठीक है, फिर आहरण मीन्स तो समझते ही हो क्या होता है? जो साझेदार होते हैं अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय का क्या करते हैं? नगद या माल का उपयोग करते हो, क्या होता है? आहरण होता है। ठीक है, तो आहरण का भी लेखा किसके अंतर्गत होगा? साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो साझेदार क्या करते हैं? वर्ष के अंत में उनके द्वारा जो पूंजी लाई गई होती है उस पर क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। तो पूंजी पर ब्याज की गणना भी किसके अंतर्गत होता है? साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत। ठीक है, फिर आहरण पर ब्याज, कोई निजी उपयोग किया है तो उसके बदला में क्या करते हैं उन लोग? जो साझेदार होते हैं उन लोग अपने द्वारा जो आहरण किए होते हैं उसमें क्या देते हैं? ब्याज देते हैं। तो आहरण पर ब्याज का भी लेखा कौन से पक्ष में होगा? कौन से खाता के अंतर्गत होगा? साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत होगा। ठीक है, वेतन, कमीशन आदि की प्रविष्टियां की जाती है। मतलब जितने भी साझेदारों के द्वारा किया गया व्यवहार होता है, हिसाब, ठीक है, तो उन सभी हिसाब का लेखा कौन से खाता के अंतर्गत होता है? साझेदारों के पूंजी खाता के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, अब देखो साझेदारों के पूंजी खाता रखने की पद्धतियां, मतलब जो पूंजी खाता है उसको बनाने की नियम। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है आगे? साझेदारों की पूंजी रखने की पद्धतियां निम्नलिखित है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला क्या है? वो स्थिर पूंजी पद्धति। ठीक है, पहला हमारा जो पूंजी खाता है वो कौन सी पद्धति के द्वारा बनता है जी? स्थिर पूंजी पद्धति के द्वारा बनता है। ठीक है, पूंजी खाता है उसका दूसरा पद्धति क्या है? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है,
देखो जो हमारा साझेदार का पूंजी खाता है उसको हम दो पद्धतियों का उपयोग करके बना सकते हैं। तो पहला पद्धति का क्या नाम है, स्थिर पूंजी पद्धति, और दूसरा पद्धति का क्या नाम है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, तो हमेशा याद रखना साझेदारों की पूंजी खाता बनाने की दो पद्धतियाँ होती है, पहला स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, अब देखो पहला पद्धति क्या है जी, हमारे स्थिर पूंजी पद्धति। जो हमारी स्थिर पूंजी पद्धति है वो है क्या, उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, इस विधि के अंतर्गत साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी हमेशा स्थिर होता है। यदि आप साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति के द्वारा बनाते हो तो उसमें क्या होता है, जो साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी होता है प्रारंभ में, वो हमेशा क्या होता है जी, स्थिर होता है। स्थिर मीन्स क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता, जितना लाया गया होता है वो हमेशा उतना ही रहता है। ठीक है, साझेदारी की अवधि में इस पूंजी में कमी या वृद्धि नहीं की जा सकती है। मतलब जितने भी साझेदारी फर्म को चलाने का समय है उसमें जो पूंजी लाए गए उसमें न तो कमी किया जा सकता है, न ही क्या किया जा सकता है, वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इस विधि में साझेदारों के पूंजी खाते अपरिवर्तनीय होते हैं। अब भाई स्थिर है, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, परिवर्तनीय थोड़ी होगा, क्या होगा जी, वो अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता वो क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। ठीक है, इसलिए एक अतिरिक्त खाता खोलने की आवश्यकता होती है। अब देखो जो स्थिर पूंजी पद्धति है उसमें जो साझेदार का पूंजी होता है वो क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है, ना उसको हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, जो साझेदार का स्थिर पूंजी पद्धति होता है उसमें एक और अतिरिक्त खाता खोला जाता है। ठीक है, क्या क्या किया जाता है जी, स्थिर पूंजी पद्धति में स्थिर पूंजी खाता खोलने के बाद एक और खाता खोला जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, जिसमें अब उसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूंजी खाता खोलेंगे उसमें क्या होगा, जिसमें साझेदारों से संबंधित अन्य व्यवहारों का लेखा किया जा सके। अब देखो जी, साझेदार तो फर्म में विभिन्न प्रकार का कार्य करता है ना, जैसे कि उसको वेतन मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, आहरण कर रहा है, आहरण पर ब्याज देना पड़ रहा है, वो खुद ऋण दे रहा है तो ऋण में ब्याज लेगा, तो दुनिया भर का काम तो साझेदारों का भी होता है। तो उन व्यवहारों का लेखा हम कहाँ करेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक एक्स्ट्रा खाता खोला जाता है जिसमें ये सभी को लिखा जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहे, जो अतिरिक्त खाता खुलेगा ना उसमें साझेदारों से संबंधित अन्य व्यवहारों का लेखा किया जाएगा। ठीक है, इस अतिरिक्त खाता को साझेदारों का चालू खाता कहते हैं, और जो स्थिर पूंजी खाता के अंतर्गत जो अतिरिक्त खाता खोला जाता है उसको कौन सा खाता बोला जाता है जी, साझेदारों का चालू खाता कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इस विधि के अंतर्गत दो खाता खोला जाता है। मतलब जो स्थिर पूंजी पद्धति है उसके अंतर्गत साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए कितना खाता खोलने की आवश्यकता होती है जी, दो खाता खोलने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो कि इस प्रकार है, मतलब अभी आगे हम लोग जो दो खाता है, एक स्थिर पूंजी खाता और एक चालू खाता, दोनों के बारे में क्या करेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमारे स्थिर पूंजी खाता है उसके अंतर्गत कितने खाता खोले जाते हैं जी, दो खाता खोला जाता है। ठीक है, पहला क्या खोला जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता खोला जाता है। ठीक है, तो साझेदारों का पूंजी खाता होता क्या है, इस खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है तथा अन्य व्यवहारों जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का भाग आदि का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता है। तो देखो जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है, ठीक है, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत सबसे पहला खाता क्या बनता है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो उसमें किस चीज़ का लेखा किया जाता है पता है आपको, जो साझेदार जब फर्म का प्रारंभ करते हैं तो तब जब फर्म का प्रारंभ करते हैं उस समय जब पूंजी लेकर आते हैं तो उस पूंजी का लेखा किस में किया जाता है, साझेदारों का पूंजी खाता के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और उसके आगे क्या बोल रहे हैं, तथा अन्य व्यवहारों। अब अन्य व्यवहार में क्या क्या आ सकता है आपका, जैसे पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण
एवं उस पर ब्याज मतलब आहरण और आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का भाग आदि का लेखा इस खाते में नहीं किया जाता है। मतलब जो स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत जो आप साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हो उसमें किसी भी प्रकार का पूंजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, साझेदारों की पूंजी प्रतिवर्ष एक समान रहती, मतलब जो साझेदार होते हैं वो लोग जब फर्म का प्रारंभ करते हैं तो जब पूंजी लेकर आते हैं ना तो जो पूंजी की राशि होती है शुरुआत में वही क्या होता है, प्रतिवर्ष होता है, एक समान रहता है, ना वो घटता है ना तो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन तो होता नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे जी, स्थायी या अपरिवर्तनशील पूंजी खाता कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो स्थिर पूंजी खाता है उसके अंतर्गत दो खाता आता है, साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा क्या आता है, साझेदारों का चालू खाता आता है। ठीक है, तो अब साझेदारों का जो चालू खाता है उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो साझेदारों का चालू खाता को क्या करते हैं, डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो देखो आगे, इस खाते में साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी को छोड़कर अन्य व्यवहारों जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा आदि का लेखा किया जाता है। अब देखो जो साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता होता है ना उसमें जो चीज़ नहीं लिखा जाता उसको किस में लिखा जाता है जी, साझेदारों का चालू खाता में लिखा जाता है। और जैसे कि साझेदारों की जो पूंजी खाता है उसमें साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी का लेखा किया जाता है, तो जो पूंजी का लेखा है उसको चालू खाता में नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बाकी जितना भी है जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ हानि में हिस्सा आदि का लेखा हम साझेदारों के चालू खाता में करते हैं। ठीक है, इस खाते का क्रेडिट शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष में तथा डेबिट शेष को संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। मतलब जो साझेदारों का चालू खाता का जो अगर हमारा जो क्रेडिट शेष आता है तो उसको चिट्ठे के कौन से पक्ष में लिखेंगे, दायित्व पक्ष में लिखेंगे, और यदि हमारा डेबिट शेष आया तो उसको चिट्ठे के कौन से पक्ष में लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, अब देखो जो पूंजी खाता बनाने का पद्धति वो कितना है जी, दो पद्धति, एक तो स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा क्या है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। ठीक है, तो अब देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति क्या होता है। ठीक है, तो इस पद्धति के अंतर्गत साझेदारों के समस्त व्यवहारों का लेखा उनके पूंजी खाता में ही किया जाता है। ठीक है, तो देखो जो परिवर्तनशील पूंजी खाता है ना उसके अंतर्गत क्या होता है, जितने भी प्रकार का लेखा है जैसे पूंजी हो गया उनका, पूंजी पर ब्याज हो गया, आहरण हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया, वेतन, कमीशन, जितने भी व्यवहार है साझेदारों के द्वारा किया जाता है जो वो सभी क्या होता है, एक ही पूंजी खाता के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, इसमें साझेदारों के चालू खाता नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, जो परिवर्तनशील पूंजी खाता होता है उसमें साझेदारों का चालू खाता नहीं बनाया जाता है। ठीक है, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज, आहरण एवं उस पर ब्याज, लाभ तथा हानि का लेखा पूंजी खाते में ही किया जाता है। मतलब साझेदार द्वारा जितना भी प्रकार का व्यवहार किया जाता है सभी को केवल एक ही पूंजी खाता के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, इस खाते का शेष प्रतिवर्ष बदलता रहता है। मतलब जो हमारा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का शेष होता है ना वो क्या होता है, प्रतिवर्ष क्या होता है, बदलते रहता है, जबकि जो स्थिर पूंजी खाता का जो शेष होता है प्रतिवर्ष क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का पूंजी खाता होगा उसका शेष क्या होगा, प्रतिवर्ष बदलता रहेगा। ठीक है, यदि कोई विशेष निर्देश ना हो तो हमेशा यह मानना चाहिए कि साझेदारों के खाते परिवर्तनशील है। यदि आपको प्रश्न में बोला जाए
कि स्थिर पूंजी पद्धति के द्वारा पूंजी खाता बनाइए करके, तभी आप क्या करना है, स्थिर पूंजी पद्धति के द्वारा पूंजी खाता बनाएंगे। अन्यथा आपको किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया है कि आपको परिवर्तनशील पूंजी पद्धति बनाना है या फिर स्थायी पूंजी पद्धति से पूंजी खाता बनाना है। तो हमेशा आप कौन सी पद्धति को लागू करोगे, जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति होता है उसी का ही लागू करके हमको क्या बनाना होता है, पूंजी खाता बनाना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो पूंजी खाता का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ का लेखा होता है, क्या क्या चीज़ का लेखा नहीं होता, खाता कितने प्रकार का बनता है, तो जितने भी डिटेल था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ में आया, पसंद में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।